नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज इकोनॉमिक सर्वे बजट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में हम करने जा रहे हैं सेट 10। अभी तक हम 9 सेट कर चुके हैं। आज हम लास्ट लेग ऑफ द सीरीज करेंगे। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप इसके PDF मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं ट्विटर हैंडल पे। जैसे मैंने प्रॉमिस किया, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं आपके बजट और सर्वे में, वो सब यहाँ कवर की जाएंगी। SSC बैंकिंग के लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। UPSC सिविल सर्विसेज के लिए, EPFO के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PDFs भी मिलेंगे, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आप इसमें से PDFs के साथ भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं सेट 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91, अंडर द फेसलेस अपील स्कीम 2020 all income tax appeals will be finalized in faceless manner. Under the faceless ecosystem, which of the following are exceptions? यानी faceless अपील का मतलब है ये हुआ कि जहां पे टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ऑनलाइन ही अपील जो है वो की जा सकेगी टैक्स पेयर द्वारा और उसको टैक्स डिपार्टमेंट रिजॉल्व कर देगा। तो इससे देखो, सबसे बड़ी बात है करप्शन का खतरा एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो फिर करप्शन नहीं होगा। आपको बताना, ये फेसलेस अपील का जो कॉन्सेप्ट है 2020 के जो इनकम टैक्स में अपील मेथड में आया है, ये किस किस पे अप्लाई नहीं करता, कौन कौन सी चीज़ों पे अप्लाई नहीं करता? सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, इंटरनेशनल टैक्सेशन। बहुत सिंपल है, देखो ऑब्वियसली बात है, कोई सीरियस फ्रॉड है तो वहाँ पे तो फेसलेस अपील काम नहीं करेगी। पर्सन को विजिट करना पड़ेगा या टैक्स डिपार्टमेंट उसको विजिट करेगा, उसके घर विजिट करेगा, ऑफिस विजिट करेगा। टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी की है बहुत बड़ी, 10, 15, 100, 200 करोड़ की टैक्स चोरी की है, बिल्कुल जाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल टैक्स का इशू है तब भी जाना पड़ेगा। तो ऑल आर एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे देखेंगे टैक्स इवेजन, फ्रॉड, सेंसिटिव सर्च मैटर्स, इंटरनेशनल टैक्स, ब्लैक मनी एक्ट, इन सब केसेस में नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे फेसलेस अपील जो है वो नहीं होगी और पर्सन को विजिट करना पड़ेगा या टैक्स डिपार्टमेंट उसके यहाँ विजिट कर सकता है। ये पूरा का पूरा जो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर है एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में ऑपरेट किया जा रहा है। चलते हैं 92 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ यूनियन बजट ऑफ इंडिया? कौन से यूनियन बजट के पार्ट हैं? एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स, वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। याद रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूनियन बजट। बहुत सिंपल है, यूनियन बजट के टोटल पार्ट्स, उसमें से आपको स्क्रीन पॉज करके ये बताना कि कौन कौन से इसमें से करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। देखो आर्टिकल 112 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आना चाहिए। ठीक है, हर साल आएगा। इसी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, अब हम देखेंगे ओवरऑल बजट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। आप जो पूरा बजट का डॉक्यूमेंट देखते हैं उसको कई पार्ट्स में लाया जाता है। एक होता है एस्टिमेट एंड रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स। एस्टिमेट्स ऑफ, सरकार देखती है कि कितना रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स आएगी, कितना रेवेन्यू आएगा हमारे पास, कितनी कैपिटल हमारे पास रेज होगी। दूसरा वो देखते हैं वेज एंड मीन्स टू रेज रेवेन्यू, हम कैसे और पैसा बना सकते हैं। एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हमें कहाँ कहाँ पैसे को खर्च करना है। उसके अलावा डिटेल्स ऑफ एक्चुअल रिसीट्स, एक होता है एस्टिमेट, एक होता है एक्चुअल। जैसे सरकार कहती है इस बार टैक्स कलेक्शन 1 लाख करोड़ होगा, लेकिन अगर टैक्स कलेक्शन 90,000 करोड़ हुआ तो हम बोलेंगे 90,000 करोड़ एक्चुअल रिसीट है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो पूरा का पूरा क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का, जो साल जा रहा होता है उसका फाइनल क्लोजिंग अमाउंट भी बजट का पार्ट होता है कि पिछले साल हमने सोचा था हम 1 लाख करोड़ का टैक्स उठाएंगे, लेकिन 90,000 करोड़ आया। इसी हिसाब से पांचवा स्टेटमेंट आता है, इसमें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, आने वाले टाइम में सरकार क्या क्या करेगी, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बजट का। इसी के लिए लोग बजट देखते हैं, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, न्यूज़पेपर में ऐसा आता भी है। क्या टैक्सेशन होगा, क्या प्रपोजल्स हैं, कितना रेवेन्यू आना चाहिए, कितना सरकार कौन से प्रोग्राम में खर्च करेगी, नरेगा को इतना दिया, वैक्सीनेशन को इतने 1,000 करोड़ दिए, नई स्कीम्स हमने ये लॉन्च की, नए प्रोजेक्ट्स हम ये लॉन्च कर रहे हैं। ये 5 पार्ट से मिलकर आपका पूरा बजट बनता है। अब यूनियन बजट अगर हम इस बार की बात करें तो 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे खड़ा रहा है। हेल्थ एंड वेलबींग पे, फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, रीइन्विगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इन 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे ये आपको मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन 93 की तरफ। विद रिगार्ड टू हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट कौन कौन से इसमें स्टेटमेंट्स हैं। ये UGC को रिप्लेस करेगी। इट विल बी एम्पावर्ड टू पेनलाइज और यू विल शट डाउन सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस
विदाउट अफेक्टिंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। देखो दोनों स्टेटमेंट प्राइमा फेसी सही लग रहे हैं। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है इसका आंसर, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यूजीसी को खत्म करके HECI करके एक ऑर्गेनाइजेशन को लाया जाएगा। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है। बजट 2021 में रीइन्विग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल में इसको प्रपोज किया जाएगा। 4 सेपरेट व्हीकल्स हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। अब यहाँ पे HECI के पास एक पावर होगी कि वो पिनलाइज भी कर सकती है, शट डाउन भी कर सकती है सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस को। अब HECI कैसे काम करेगी? एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, 12 मेंबर्स होंगे जो सेंटर अपॉइंट करेगी, एजुकेशनिस्ट होंगे और इंडस्ट्री मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन की रिटायरमेंट एज 70 साल होगी और 5 साल का टेन्योर होगा ऑफिस का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। HECI UGC को रिप्लेस करेगी। चलते हैं क्वेश्चन 94 की तरफ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंडर? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्टार्टअप इंडिया नहीं हो सकता, इंस्पायर प्रोग्राम, डीप ओशन मिशन नहीं हो सकता। नाम बता रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर इसको रखा गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा क्या, देख लेते हैं। देखो इसको PM ने अनाउंस किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो रिसर्च के काम को देखेगी देश भर में। ये क्वालिटी ऑफ रिसर्च चेक करेगी, फंड करेगी रिसर्चर्स को जो अलग अलग स्ट्रीम्स में काम कर रहे हैं। वो साइंस के रिसर्चर्स हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी तरह के रिसर्चर्स हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलते हैं क्वेश्चन 95 की तरफ। विद रिगार्ड टू टैक्सेशन इन बजट 21-22 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। All citizens over 75 years of age are exempted from filing income tax returns. Gift City has zero tax for 10 years. Eligibility for claiming tax holiday for startups has been extended by 5 years. आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखो सबसे पहली बात है बजट टैक्सेशन की। अगर हम बात करें बजट में तो सारे सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिला है एग्जेम्पशन, उन्हीं सीनियर सिटीजन्स को मिला है जो पेंशन पे आधारित हैं। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। गिफ्ट सिटी जो है, गांधीनगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी जो है, हाँ उसको 10 साल का टैक्स रिबेट बिल्कुल दिया गया है। और टैक्स हॉलीडे स्टार्टअप्स के लिए 1 साल को नहीं एक्सटेंड करके 1 ईयर एक्सटेंशन मिला है। तो यहाँ पे केवल 2 जो है करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं एक बार। सीनियर सिटीजन्स जो पेंशन पे हैं और जो उनकी इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, तो यानी आपकी जो पेंशन इनकम है, अगर आप सीनियर सिटीजन है कोई और इंटरेस्ट इनकम है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना। बाकी जगह और इनकम है तो आपको टैक्स देना है ना, रेंटल इनकम है, बाकी इनकम्स का टैक्स देना है। गिफ्ट सिटी पे 0 टैक्स है। और जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स पे 1 साल का एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा। तो कैपिटल गेन्स यहाँ पे एग्जेम्पशन जो है वो आपको 1 साल तक मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 96 की तरफ। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मिशन पोषण 2.0। ठीक है, बहुत न्यूज में रहता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड पोषण अभियान हैज बीन मर्ज्ड टू लॉन्च मिशन पोषण 2.0। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है। देखो पोषण 2.0 को इसी बजट के थ्रू अनाउंस किया गया और ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। मिशन पोषण 2.0 फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में अनाउंस किया। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मर्ज करके हमने 2.0 बनाया। फाइनली ऑब्जेक्टिव क्या आया? इंप्रूव करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे न्यूट्रिशनल कंटेंट की, मतलब न्यूट्रिशन का जो कंटेंट है उसको इंप्रूव करेंगे। डिलीवरी लोगों तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे। आउटरीच और आउटकम्स, आउटकम्स मतलब खाने के बाद बच्चों में लगे कि हाँ कुछ पोषण उन्हें मिला है, तो दिखे भी। वो कैसे दिखेगा? एजुकेशन लेवल में उनके देखा जाएगा, क्रिएटिव एक्टिविटीज में देखा जाएगा। अब 2.0 जो है 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को, 112 वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्हें डेवलप किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन जैसे एरियाज पे फोकस किया जाएगा, वेलफेयरिज्म पे फोकस किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन पे फोकस किया जाएगा। तो इम्यूनिटी ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, इन सब को पे फोकस करके आइडिया सिर्फ यही है कि मैल न्यूट्रिशन को हमें काउंटर करना है। चलते हैं क्वेश्चन 97 की तरफ। गवर्नमेंट हैज अनाउंस सेटिंग अप ऑफ सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड। इट विल कंसोलिडेट द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सरकार कौन से कोड्स को मर्ज करके एक सिंगल यूनिवर्सल कोड ला रही है, यूनिफॉर्म कोड ला रही है? आप देखेंगे सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007। देखने में सब एक जैसे हैं, सबका काम भी सेम है। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी पर्सन को या किसी कंपनी को अगर रजिस्ट्रेशन करना होता है तो उसको चारों एरियाज में जाना पड़ता है। ठीक है,
सो इसी के चलते हम देखेंगे कि ऑल 4 आर करेक्ट। इन चारों को मर्ज करके एक सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड बनाया जाएगा। आइडिया क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्री की फाइनेंशियल मार्केट्स में। कंप्लायंस कॉस्ट भी कम होगी, लोगों का हेडेक भी कम होगा, कंपनीज भी खुश रहेंगी, और एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उनको लगेगा कि यहाँ सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सिंगल एक्ट है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। चलते हैं क्वेश्चन 98 की तरफ। फाइनेंस द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम 2003 रिक्वायर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो एफआरबीएम एक्ट आपको याद होगा, ठीक है, इतना ज्यादा डेफिसिट था, डेफिसिट को हमें कम करना था। अब डेफिसिट पे फोकस कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको बताना कौन सा करेक्ट है, आप इसमें से ऑड वन आउट निकाल लो। भाई इन्फ्लेशन का फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट से क्या लेना देना? डेफिसिट से कोई लेना देना नहीं है, तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जब आउटस्टैंडिंग डेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली फिस्कल डेफिसिट कम होगा ही होगा, है ना। सरकार जितना अर्निंग करेगी उसका कुछ पहले की अपेक्षा कम पैसा अब उसको डेट में देना पड़ेगा, उधार चुकाना पड़ेगा। तो फिर 2 एंड 3 आप ये देखेंगे 2 रॉन्ग है, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, 2 रॉन्ग है, इन्फ्लेशन इसका पार्ट नहीं है। तो एफआरबीएम एक्ट की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग डेट को कम करना है, रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना है, फिस्कल डेफिसिट, दोनों तरह के डेफिसिट को कम करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 साल के रोलिंग टारगेट्स दिए जा रहे हैं, है ना, एक साल के टारगेट्स होंगे, 3 साल तक ये चलेंगे। गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट 3% अचीव करना है मार्च 2021 तक। अब तो ये मुश्किल है, कोविड का टाइम है, बट ये ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सरकार अभी भी मान रही है। 2021-22 में बजट ने कोई प्रोवाइड नहीं किया नेक्स्ट 3 ईयर का क्या टारगेट रहेगा, क्योंकि हमें भी पता है इस बार फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। फिस्कल डेफिसिट सरकार की बोरोइंग और उसके एक्सपेंडिचर के बीच का, रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच का डिफरेंस, और आउटस्टैंडिंग डेट यानी जितनी बोरोइंग सरकार पे अभी भी, जितना कर्जा सरकार के ऊपर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में आपको बताना है। मिशन फोकस ऑन जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज। इट एम्स टू लिंक इंडियाज ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी विद हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन फ्यूल इज अ जीरो एमिशन फ्यूल बर्न्ड विद ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के बारे में। देखो आप अगर देखोगे स्टेटमेंट 1-2 तो आपको प्राइमा फेसी ठीक दिख रहे हैं, स्टेटमेंट 3 भी एकदम परफेक्ट है। अब नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की हम बात करें, ये हाइड्रोजन रिसोर्सेज पे फोकस करेगा फ्रॉम ग्रीन पावर रिसोर्सेज। आइडिया क्या है? इंडिया की जो रिन्यूएबल कैपेसिटी है हाइड्रोजन इकोनॉमी के साथ उसको बढ़ाया जाए। इंडिया का जो एम्बिशियस गोल है 175 गीगावाट का बाय 2022, उसको इम्पीटस मिले, सरकार ने इसके लिए 1500 करोड़ रुपए रखे हैं। हाइड्रोजन इंडिया के गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करेगा, पेरिस एग्रीमेंट को भी अचीव करने में हेल्प करेगा। हाइड्रोजन एक जीरो एमिशन फ्यूल है, इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है, इसे फ्यूल सेल्स में यूज़ किया जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ किया जाता है, ये स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन में भी बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो कहा जा रहा है हाइड्रोजन पे चलने वाले व्हीकल्स होंगे वो जीरो एमिशन व्हीकल्स होंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उनका मिनिमलिस्टिक होगा, निल होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये टर्म मेंशन है बजट में, इसका स्टैब्लिशमेंट हो रहा है। इसका काम क्या है? इट एम्स टू यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरिड आउट बाय इसरो ओवर द ईयर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। इट विल डील विद कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्री फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। इट विल रिप्लेस इसरोज एग्जिस्टिंग कमर्शियल अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। आपको पता होगा इसरो का जो अपना कमर्शियल विंग है उसको हम कहते हैं अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन। तो ये आपको बताना कौन सा इसमें से करेक्ट है। बहुत सिंपल है, 1 और 2 करेक्ट है। अंतरिक्ष को ये रिप्लेस नहीं करने जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष कमर्शियल डील्स देखेगा फॉरेन कस्टमर्स के साथ, और NSIL देखेगा लोकल इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग। तो दोनों साथ में काम करेंगे। सबसे बड़ा NSIL का जो मैंडेट है मास प्रोडक्शन है, SSLV बनाना, ठीक है, PSLVs बनाना। तो जितने भी सैटेलाइट सिस्टम उसको डेवलप करना, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना इसरो के साथ। तो अंतरिक्ष जो ऑलरेडी चल रहा है वो फॉरेन कस्टमर्स को डील करेगा और उनकी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, और NSIL जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा लोकल इंडस्ट्री की, जिससे कि भारत में ही स्पेस इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है।
तो आशा करता हूँ सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। इसके बाहर सर्वे और बजट में आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब यहाँ कवर कर ली गई हैं। इस सीरीज़ को रिवाइज करिए बार बार। इस तरह की और सीरीज़ आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे ऐसी किसी और कभी सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।